शकुंतला कहती है, तुम्हें जो समझना है समझो, जो कहना है सो कहो। तुम्हें आगाह करना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए तुम्हें बता दें कि अगर तुमने उस प्रीति का साथ नहीं छोड़ा तो फिर उसके साथ जो कुछ भी बुरा होगा उसका पूरा दायित्व तुम्हारे कंधों पर होगा। हमें मत कहना कि हमने ऐसा क्यों किया। तभी श्रवण कहता है, एक बात कान खोलकर सुन लो, हमें वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं और हमारे जीते जी हम उसे तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आने देंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। ओमकार भी पलट कर कहता है, मैं आपकी गिदड़ धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। आप दोनों जिसे नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हो वो मिस्टर रोहित मारवा की प्रोटेक्शन में है, ये बात भूलना मत। फिर एक पल रुककर आगे कहता है, और हाँ, अगर प्रीति का बाल भी बांका हुआ तो भूल जाना, मैं पूरी जिंदगी में तुम्हारी कभी कोई बात मानूंगा, मानना तो दूर, तुम्हारी एक सुनूंगा भी नहीं। तभी शकुंतला कहती है, अगर तुम चाहते हो कि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे तो जो हम कह रहे हैं वो तुम्हें मानना होगा, नहीं तो तुम अच्छी तरह से जानते ही हो। फिर श्रवण ओमकार से कहता है, चलो ये भी देख लेते हैं, समय खुद बता देगा कि कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा साबित होता है। अंत में झुकना तो तुम्हें ही पड़ेगा, याद रखना। इतना कहने के बाद दोनों पति पत्नी पीछे की तरफ पलटते हैं और अपनी राह पर चल पड़ते हैं। तभी चलते चलते शकुंतला फिर से एक बार पलटती है और ओमकार से कहती है, तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ कल तक का वक्त है, जो भी जवाब हो हमें बता देना। ओमकार वहीं खड़ा खड़ा उन दोनों को देखता रह जाता है। यूं तो उन दोनों की धमकियों का ओमकार पर कभी कोई असर नहीं होता था, लेकिन आज उनकी धमकी ओमकार के लिए नहीं बल्कि प्रीति के लिए थी। प्रीति को खरोच भी आई, ये ओमकार बर्दाश्त नहीं कर सकता था और अब उसकी तकलीफ की वजह खुद ओमकार बनने वाला था। ये सोचकर ही उसे अपने शरीर में कंपन महसूस होने लगती थी। कुछ पलों के लिए ओमकार सुन्न रह जाता था। तभी ओमकार के दिमाग में एक सवाल आता है, आखिर ऐसा क्या है कि ये दोनों इस कदर प्रीति के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। फिर अपनी ठोड़ी को पकड़ते हुए कहता है, हमें पता लगाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब ओमकार अपने मन को पूरी तरह स्थिर कर लेता है तो वो वापस अंदर की ओर चल पड़ता है। इस समय उसके दिमाग में विचार बड़ी ही तेज गति से चल रहे थे। विचारों की इस उलट-पुथल में वो कुछ तय करता है और अपनी जेब से फोन निकालता है। उसके बाद एक मैसेज लिखकर अनिका को भेज देता है। मारवा हाउस। अनिका और प्रीति मारवा हाउस से लाइफ केयर हॉस्पिटल जाने के लिए अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ जाती हैं। अनिका और प्रीति को बाहर जाते हुए देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी गाड़ियों के साथ तैनात हो जाते हैं। ड्राइवर आगे बढ़कर अनिका और प्रीति के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है। अनिका प्रीति को इशारा करती है। प्रीति गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद अनिका अपना फोन अपनी जेब से हाथ में ले लेती है और गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठते ही उसकी निगाह फोन की स्क्रीन पर पड़ती है, जिसमें ओमकार का अर्जेंट मैसेज का नोटिफिकेशन था। अनिका मैसेज खोलती है जिसमें लिखा था, मुझे आपसे आज और अभी मिलना है, प्लीज मैं इसे ज्यादा देर नहीं कर सकता। अनिका ओमकार को अच्छी तरह से जानती थी। ओमकार उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं था जो अपनी छोटी सी समस्या को बड़ा बनाकर दिखाते हैं। ओमकार उन लोगों में से था जो अपनी समस्याओं के सामने डटकर खड़े रहते हैं और उनका मुकाबला करते हैं। अब तक गाड़ी स्टार्ट होकर मारवा हाउस के बाहर के मुख्य दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। तभी अनिका ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करती है। ड्राइवर के गाड़ी रोकने के बाद वो गाड़ी से बाहर निकल आती है और पलटकर ओमकार के मैसेज का जवाब भेज देती है। अनिका और प्रीति के बीच बातचीत। इधर अनिका को गाड़ी से बाहर जाते हुए देखकर प्रीति भी उसके पीछे पीछे गाड़ी से बाहर आ जाती है। प्रीति अनिका से कहती है, क्या हुआ अनिका दी, आप ऐसे अचानक गाड़ी से बाहर क्यों आ गई? अनिका प्रीति की तरफ देखती है पर कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद अपने फोन पर एक नंबर डायल करती है और फिर उसे कान से लगा लेती है। वहां गुलेरिया हाउस में राजलक्ष्मी डाइनिंग हॉल में बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी अपने फोन पर अनिका का नंबर फ्लैश होते हुए देखती है तो झट से फोन अपने हाथ में उठा लेती है ताकि फोन पर किसी और की निगाह न पड़े। फिर अपना फोन उठाकर एक तरफ चली जाती है ताकि उन दोनों की बात और कोई ना सुन सके। राजलक्ष्मी कॉल कनेक्ट करके अपने कान पर लगा लेती है और कहती है, हेलो मैडम। उधर से अनिका कहती है, हेलो राजलक्ष्मी, कैसी हो? राजलक्ष्मी जवाब देती है, अच्छी हूँ मैडम, कहिए इतनी सुबह सुबह किस काम से याद किया? अनिका कहती है, आई नीड योर हेल्प, एक इमरजेंसी है। राजलक्ष्मी अनिका की बात को ध्यान से सुनने लगती है। अनिका उसे सारी बात डिटेल में समझा देती है। इसके बाद राजलक्ष्मी को पेशेंट के साथ क्या करना है वो भी शॉर्ट में बता देती है। राजलक्ष्मी ने अनिका के साथ इतने सालों तक काम किया था कि वो अनिका के इशारे भी आसानी से समझती थी।
फिलहाल तो अनिका राजलक्ष्मी को संक्षेप में ये समझा चुकी थी कि क्या करना है। अपनी बात पूरी कहने के बाद अनिका पूछती है, क्या तुम संभाल लोगी? अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे अभी कह सकती हो। अनिका का ये पूछने का मतलब राजलक्ष्मी की काबिलियत से नहीं था, बल्कि उसकी शारीरिक स्थिति से था। राजलक्ष्मी खुशी से लेकिन एकदम धीमी आवाज में कहती है, मैडम, मैं आपको बता नहीं सकती, आज अपने बॉस से ऑर्डर लेने के बाद मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ। इसके बाद अनिका प्रीति की तरफ पलटती है और उसके पास आ जाती है। फिर उससे कहती है, मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ। अब तुम्हें अकेले ही हॉस्पिटल जाना होगा। ये सुनते ही प्रीति की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो हड़बड़ाकर बोलना शुरू कर देती है, मैं अकेले यहाँ जाकर क्या करूँगी? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। फिर एक पल रुककर आगे कहती है, हर नए तरह के पेशेंट के साथ मुझे नए तरीके से ट्रीटमेंट सीखने को मिलता है, लेकिन तब मेरे साथ गाइड यानी कि आप होती हैं। यहाँ तक तो ठीक है, पर पैर की हड्डियों की इतनी पुरानी चोट मैं कैसे ठीक करूँगी? फिर अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लेती है और कहती है, अब मैं न्यूरोसर्जन, एक हड्डियों के डॉक्टर कब से बन गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर प्रीति कहती है, वहाँ विश्व, वहाँ लक्ष्य, आपके असिस्टेंट बनने तक तो ठीक है, लेकिन मैं आपकी जगह पर काम नहीं कर सकती। मुझमें ना वो क्षमता है और ना ही वो इच्छा शक्ति। इसके बाद प्रीति अपने दोनों हाथ नीचे करती है और अनिका के दोनों हाथ पकड़ लेती है। फिर कहती है, नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए अनिका दी, मुझे हड्डियों की इतनी अच्छी समझ नहीं है। फिर कुछ सोचकर आगे कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, लक्ष्य के मामले में मैं किसी तरह उलझ लूंगी, लेकिन मुझे आपकी बराबर इंसानों की समझ नहीं है। वैसे भी लक्ष्य से मुझे नहीं आपको मिलना है। अगर आप उससे मिल ही नहीं पाएंगी तो उसे बुलाने का क्या फ़ायदा? मैं एक काम करती हूँ, श्वेता को फ़ोन करके मना कर देती हूँ, हम उन्हें फिर कभी और बुला लेते हैं। सब कुछ बोल लेने के बाद जब प्रीति चुप हो जाती है और अनिका की तरफ देखने लगती है, तब अनिका कहती है, हो गया तुम्हारा या और कुछ भी बाकी है कहने को? अनिका की बात सुनकर प्रीति अपने परेशान, हैरान, मासूम से चेहरे के साथ अनिका की ओर ताक लगाने लगती है। फिर अनिका आगे कहती है, इससे पहले कि श्वेता और लक्ष्य अस्पताल पहुंच जाएं, तुम यहाँ से जाओ और जाकर राजलक्ष्मी से मिलो, वो सब संभाल लेगी। अनिका की बात सुनकर प्रीति लंबी गहरी सांस लेती है। अब उसके चेहरे पर हल्की सी राहत के साथ साथ मुस्कान भी दिखाई देने लगती है और वो मुड़कर गाड़ी की ओर चली जाती है। अनिका वापस मारवा हाउस के अंदर चली जाती है। कौटिल्य का रूम। कौटिल्य नहाने के बाद अपने वॉशरूम से बाहर निकल आता है। फिर यूं ही शरीर पर सिर्फ एक तौलिया लपेटे बाकी सभी चीज़ों की सुध-बुध छोड़कर इधर से उधर अपना फ़ोन ढूंढने लगता है। कभी अपने तकिए को उठाकर देखता है तो कभी बिस्तर पर पड़े हुए कपड़ों को, कभी दराज खोलकर देखता है तो कभी सोफे पर रखे हुए कुशन को। तभी उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो पलटकर कहता है, आ रहा हूँ। फिर दोबारा से इसी तरह अपना फ़ोन ढूंढने में मगन हो जाता है। एक बार फिर से उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। इस बार वो फिर से कह देता है, कहाँ ना आ रहा हूँ, और इस बार भी वो दरवाजे की तरफ न बढ़कर अपना फ़ोन ढूंढने में लगा रहता है। तीसरी बार जैसे ही दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है, वो कहता है, आया आया। इसके बाद वो सब कुछ छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी कमरे में इधर से उधर घूम रही थीं। उसका ध्यान दरवाजे पर बिल्कुल भी नहीं था। अब दरवाज़ा नहीं खोलने के कारण दरवाजे की तरफ फिट करके खड़ी भूमिका को गुस्सा आने लगता है। इस बार वो दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार नहीं करती, खुद ही दरवाजे को अनलॉक करने के लिए अपना एक कदम और दोनों हाथ बढ़ाती है। ठीक इसी वक्त दरवाज़ा अंदर से खुल जाता है। जैसे ही कौटिल्य दरवाज़ा अपनी तरफ खींचता है, भूमिका का बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि दरवाज़ा खोलने के लिए वो अपने पैर पूरे शरीर की वजन दरवाजे की तरफ छोड़ चुकी थी। जैसे जैसे दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता जाता है, भूमिका के कदम अंदर की तरफ स्वतः ही दौड़े चले जाते हैं और वो अंदर की तरफ गिरने लगती है। भूमिका को अपना संतुलन खोया हुआ देखकर कौटिल्य दरवाज़ा छोड़ देता है और भूमिका को गिरने से बचाने की कोशिश करता है। कौटिल्य भूमिका के सामने की तरफ आकर अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भूमिका के पैर इतनी तेज गति से अंदर की ओर चले आते हैं कि भूमिका कौटिल्य की बाहों में पहुंच जाती है। भूमिका चोट लगने से तो बच जाती है, लेकिन गिरने से नहीं बच पाती। तौलिया बांधने की वजह से कौटिल्य के पैरों की मूवमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से भूमिका को बचाने के चक्कर में कौटिल्य भी उसके साथ जमीन पर गिर जाता है। इस वक्त कौटिल्य कमरे की कारपेट पर पड़ा हुआ था और भूमिका ठीक उसके ऊपर गिरी हुई थी।
भूमिका के दोनों हाथ कौटिल्य के वस्त्रविहीन सीने पर थे। गिरने के बाद भूमिका का चेहरा कौटिल्य के चेहरे पर गालों से गालों का स्पर्श कर रहे थे। भूमिका के खुले हुए बाल पीछे से आगे की ओर उसके चेहरे पर आ जाते हैं और कौटिल्य के गीले बदन से चिपक जाते हैं। कौटिल्य का हाथ भूमिका की कमर और कंधे के पीछे थे। भूमिका के स्पर्श से कौटिल्य को अपने पूरे शरीर में गुदगुदी महसूस होने लगती है। उसे ऐसा एहसास होता है जैसे कि उसकी धड़कनें सीने की जगह कंठ में धड़क रही हों। कौटिल्य की इच्छा होती है कि वो अपनी आंखें बंद कर लें और यूं ही पड़ा रहें। बेशक ये सब अनजाने में घटित हुआ था, लेकिन फिर भी कौटिल्य इस पल को पूरी तरह से जी रहा था। भूमिका का स्पर्श, उसके सीने पर रखी हुई उंगलियां, चलती हुई तेज सांसें, बिखरे हुए सिल्की बाल, अपनी कमर से चिपके हुए भूमिका के पतली लंबी कमर जिस पर कौटिल्य का एक हाथ रखा हुआ था, सभी कुछ कुल मिलाकर इस वक्त कौटिल्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और दिल में बेहद सुकून था। भूमिका को ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो कौटिल्य से अलग होने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन कोई चुंबकीय शक्ति उसे अलग नहीं होने दे रही। उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे कौटिल्य की बाहों में रोक लेना चाहती है। उसका दिल भी इस पल में रुक जाना चाहता था और कसकर कौटिल्य के गले लग जाना चाहता था। अब तक भूमिका कई मौकों पर ये जान चुकी थी कि कौटिल्य ने अपने शरीर को पहले से काफी मजबूत बना लिया है, लेकिन इस वक्त ये वास्तविकता का एहसास कर रही थी। उसका तन और मन दोनों ही कौटिल्य की ओर खींचे चले जा रहे थे। उसे मदहोशी का असर होने लगता है। एक पल के लिए उसे ऐसी ख्वाहिश हुई कि कौटिल्य के गालों को चूम ले और कौटिल्य से कह दे कि तुमसे दूर रहना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा, पर अब तुमसे ये दूरी मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन जिस कदर भूमिका की नैतिकता उस पर हावी थी, वो इस रिश्ते के लिए किस तरह से पहल करती। अपने दिल और दिमाग में से दिमाग की बात सुनने में भूमिका को कुछ पल इसी तरह कौटिल्य की बाहों में पड़े हुए निकल जाते हैं। फिर वो अपने मन को मजबूर करके अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे अलग होने की कोशिश करती है। तभी कौटिल्य के गीले बदन से चिपके हुए उसके बाल खींच जाते हैं। बाल खींचने से दर्द होने की वजह से वो अपना एक हाथ अपने सिर पर रख लेती है। कौटिल्य भूमिका को उठने की कोशिश करते हुए देखकर अपनी पकड़ ढीली कर देता है और उसके बालों को एक ओर करने में मदद करने लगता है। फिर दोनों कुछ देर मशक्कत करने के बाद अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। भूमिका कौटिल्य की तरफ से नजरें घुमाकर दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ी हो जाती है। भूमिका को इस तरह दूसरी तरफ चेहरा करके खड़े हुए देखकर कौटिल्य असहज हो जाता है। फिर वो बिस्तर पर रखे हुए अपने कपड़े उठाकर जल्दी जल्दी पहनने लगता है। भूमिका कहती है, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कौटिल्य झट से जवाब देता है, मैं बाथरूम में था। फोन की आवाज़ सुनकर जल्दी जल्दी से बाहर और निकला हूँ। सबूत के तौर पर मेरी हालत तुम देख ही चुकी हो। उतनी ही तेजी से भूमिका दूसरा सवाल दाग देती है, तुम इतनी देर से आया 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 किए जा रहे थे, लेकिन दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? कौटिल्य प्यार से कहता है, मैं अपना फ़ोन कहीं रखकर भूल गया हूँ, बस उसी को ढूंढ रहा था। मुझे नहीं पता था कि बाहर तुम हो। अगर पता होता तो पहले से ही दरवाज़ा खोलकर तुम्हारा इंतज़ार करता। इससे पहले भी भूमिका कौटिल्य की बात का कोई तीखा जवाब दे पाती, वह आगे कहता है, मैंने कपड़े पहन लिए हैं, तुम मेरी तरफ घूम सकती हो। भूमिका कौटिल्य की तरफ घूम जाती है और कुछ कहने के लिए उसके चेहरे की तरफ देखती है। उसकी ओर देखने के बाद वो बिल्कुल भूल जाती है कि वो क्या बोलने जा रही थी और यहाँ किस काम से आई थी। कौटिल्य धीमे धीमे मुस्कुराते हुए भूमिका की तरफ देख रहा था, साथ ही इंतजार भी कर रहा था कि भूमिका आगे कुछ बोले। कुछ देर तक जब भूमिका यूं ही निशब्द बैले होकर खड़ी रहती है, तब कौटिल्य एक कदम भूमिका की ओर आगे बढ़ता है और कहता है, आज खुद ऑफिसर भूमिका चलकर कौटिल्य के कमरे तक आई है, मतलब आज का दिन शुभ है। कौटिल्य मुस्कुराकर आगे कहता है, इस तरह तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या आज तुम्हें ड्राइवर की ज़रूरत है? कौटिल्य की बात सुनकर भूमिका अपनी भौहें चढ़ा लेती है और अकड़ से जवाब देते हुए कहती है, मेरे पास ड्राइवर की कोई कमी नहीं और मुझे खुद भी ड्राइव करना आता है। और हाँ, तुम्हें अच्छा लगाने के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। कौटिल्य भूमिका के झूठे गुस्से को आसानी से पहचान सकता था। इस वक्त उसे भूमिका के नकली गुस्से पर भी बेहद प्यार आ रहा था। वो यूं ही मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता रहता है। फिर नखरे दिखाते हुए अपनी टोन बदलकर प्यार से कहती है, मैं तुम्हें ये बताने आई थी, मैंने आज ऑफिस से ऑफ ले रखा है। मैंने सोचा कि तुम्हें अपनी कल की मीटिंग के अरेंजमेंट के लिए किसी हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत होगी, बस इसीलिए। सनल हाउस। आज लक्ष्य ने पूरे घर में तूफान मचाया हुआ था। शांत, अनुशासित और नियमित लक्ष्य आज किसी शरारती उपद्रवी बालक की तरह दिखाई दे रहा था। इस वक्त उसका पूरा कमरा अव्यवस्थित था
और वो बात बात पर शोर मचा रहा था। कभी उसका एक सामान खो जाता था तो दूसरा सामान मिलने का ही नाम नहीं ले रहा था। तभी उसकी आवाज़ सुनाई देती है। वो एक नौकर से लगभग चिल्लाते हुए लेकिन अपनी आवाज़ को नरम रखकर कह रहा था, अगर तुमने मेरी ब्लू शर्ट यहाँ रखी थी तो फिर कहाँ गई? पिछले 1 घंटे से घर में यही सब बवाल चल रहा है। और लक्ष्य की माँ कांत देवी पूरी शांति से ये सब देख और सुन रही थीं। अब जब उसे विश्वास हो जाता है कि लक्ष्य की परेशानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है, तब वो उसके कमरे में पहुंच जाती है और अपने हाथ से नौकर को वहां से चले जाने का इशारा करती है। अपने हाथ बांधे खड़ा नौकर कांत की अनुमति मिलते ही चुपचाप वहां से चला जाता है। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी, नाम मात्र के शरीर पर पहने गहने, गले में पतली सी सोने की चेन, कान में सोने के बूंदे और दोनों हाथों में सोने की पतली पतली 2 चूड़ियां पहने हुए कांत देवी अपने नाम की ही तरह साधारण वेशभूषा में भी कांत दिखाई दे रही थीं। कांत का स्वभाव बेहद सौम्य था। अपनी माँ को देखकर लक्ष्य बिल्कुल खामोश हो जाता है। लक्ष्य कांत के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। क्षत्रियों का सम्मान किस तरह से करना चाहिए यह परवरिश उसे अपनी माँ से ही मिली थी। इस वक्त लक्ष्य अपने कपड़ों की अलमारी के ही पास खड़ा था। कांत धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए लक्ष्य के पास आ जाती है और कहती है, मुझे विश्वास है कि मेरे बेटे ने आज पूरे घर में इतनी उथल पुथल मचाने का कोई विशेष कारण जरूर होगा। अब तुम जरा एक तरफ हो जाओ। अपनी माँ का आदेश मिलते ही लक्ष्य वहां से 3 कदम दूर हट जाता है। कांत अलमारी में फैले हुए सभी कपड़ों को एक एक करके उठाना शुरू करती है और उन्हें सलीके से अलमारी में लगा देती है। थोड़ी ही देर बाद वो एक शर्ट लक्ष्य की तरफ करते हुए कहती है, अगर मैं सही हूँ तो तुम इतनी देर से यही ढूंढ रहे थे। शर्ट देखने के बाद लक्ष्य के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में शर्मिंदगी थी। लक्ष्य अपना हाथ बढ़ाकर शर्ट ले लेता है। कांत कहती है, अब ऐसे नजरें झुकाने से क्या होगा? फिर सीख देते हुए कहती है, पहले ही थोड़ा शांति से काम लेना चाहिए। कल को जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हारी पत्नी अपने ऑफिस जाने की तैयारी करेगी या तुम्हारी शर्ट ढूंढेगी। लक्ष्य अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, आई एम सॉरी माँ, और कांत के पीछे की ओर से अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल देता है। कांत मुस्कुराकर लक्ष्य के हाथों को पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठने का इशारा करती है। लक्ष्य बैठ जाता है। कांत भी उसी के पास बैठ जाती है और फिर कहती है, क्या तुम मेरी होने वाली बहू से मिलने जा रहे हो? अपनी माँ की बात सुनकर लक्ष्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। लक्ष्य का चेहरा देखकर कांत कहती है, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे रंग ढंग देखकर मैं पहले ही समझ गई थी कि मेरे बेटे के जीवन में किसी विशेष का आगमन हुआ है, लेकिन मैं इंतजार कर रही थी कि तुम ये सब मुझे कब खुद बताओगे। लेकिन अब मुझे आनंद ने सब कुछ बता दिया है, इसीलिए छुपाने का कोई फायदा नहीं। फिर अपने ही माथे पर हाथ लगाते हुए कहती है, तुम दोनों भाइयों के बीच क्या क्या खिचड़ी पकती रहती है कोई नहीं जानता, पर जो भी है मुझे खुशी है कि तुम दोनों किसी नतीजे पर पहुंचे। फिर उत्साह से कहती है, मुझे तो बहू चाहिए, चाहे वो ओमकार लेकर आए या तुम, मेरे लिए एक ही बात है। फिर पूछती है, श्वेता ही नाम है ना उसका? लक्ष्य जवाब देता है, हाँ। कांत कहती है, बड़ा ही प्यारा नाम है, क्या उसी से मिलने जा रहे हो? लक्ष्य कहता है, श्वेता जी से मिलने के लिए मुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी, आज मुझे उनकी बड़ी बहन से मिलना है। कांत चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहती है, क्या वो बहुत टेढ़ी है? लक्ष्य अपनी जगह से खड़े होकर शर्ट पहनने लगता है और मुस्कुराते हुए कहता है, माँ, टेढ़ी शब्द तो बहुत छोटा है, आप उन्हें रॉकेट लॉन्चर समझिए। अगर वो मान गई तो समझ लीजिए कि आपकी बहू आपके घर आ जाएगी। कांत लक्ष्य को छेड़ते हुए कहती है, ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, मतलब लड़की को लड़का पसंद है। इसके बाद कांत अपनी जगह से खड़ी होती है और कमरे से बाहर चली जाती है। फिर कुछ मिनटों के बाद लौटकर आती है और लक्ष्य को एक बॉक्स देते हुए कहती है, ये तुम मेरी होने वाली बहू को मेरी तरफ से गिफ्ट कर देना। लक्ष्य यह कहते हुए उस बॉक्स को खोलता है, इसमें क्या है माँ? बॉक्स को खोलने के बाद जब लक्ष्य उसे देखता है तो हैरानी से कहता है, यह तो बेहद खूबसूरत है, पर यह है क्या? कांत खुश होते हुए कहती है, यह जड़ाऊ बाजूबंद है। आजकल की लड़कियां कट स्लीव खूब पहनती हैं, उसकी बाजुओं पर यह बहुत सुंदर लगेगा। अपनी माँ की बात सुनकर लक्ष्य की मुस्कान और बड़ी हो जाती है और फिर वो उस बॉक्स को अपनी माँ के हाथ में वापस रखते हुए कहता है, पहले वो मेरी छोटी सी रिंग तो ले लें, उसके बाद आप उन्हें कंगन, हार, पायल, जितने चाहें उतने गहने पहनाना। अभी इसे देना थोड़ी जल्दबाजी होगी। फिर अचानक लक्ष्य के चेहरे पर हल्का सा तनाव दिखाई देने लगता है और वो कहता है, आप नहीं जानती,
इस वक्त श्वेता जी कितनी मानसिक दुविधा से गुजर रही हैं। मैं उन्हें ये देकर उनकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहता। फिर मुस्कुराकर अपनी माँ की ओर देखते हुए कहता है, अब मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए, उसके बाद आप खुद श्वेता से मिल लेना और ये अपने हाथों से दे दीजिएगा। इतना कहने के बाद वो, बाय माँ, बाकी बातें बाद में आकर करूँगा, ये कहकर तेज कदमों से चलते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। लाइफ केयर हॉस्पिटल। प्रीति हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सीधा राजलक्ष्मी के कैबिन में पहुंच जाती है, लेकिन राजलक्ष्मी वहां नहीं थी। तभी प्रीति के मन में ख्याल आता है कि अगर वो भी अनिका दी की तरह ही नहीं आई तो। ये सोचते ही एक पल के लिए प्रीति सहम जाती है। अब प्रीति अपनी ही जगह पर खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है। तभी कैबिन का दरवाज़ा खुलता है और उसे अपने पीछे की ओर से राजलक्ष्मी की आवाज़ सुनाई देती है। बैठो डॉक्टर प्रीति, मेरा ही इंतज़ार कर रही हो ना। राजलक्ष्मी की आवाज़ सुनकर प्रीति के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो राहत की सांस लेती है। राजलक्ष्मी अपनी चेयर पर बैठते हुए प्रीति को अपने सामने बैठने के लिए इशारा करती है। दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाती हैं। फिर प्रीति चेहरे पर चिंता लाते हुए कहती है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राजलक्ष्मी मुस्कुराकर प्रीति के हाथ पर अपना हाथ रखती है और कहती है, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कैबिन में ही बैठूंगी। तुम्हें बस हर बात पर कहना है, हाँ ऐसा ही था, सही है, बिल्कुल सही। तुम्हें बस इतना ही करना है, आगे मैं खुद संभाल लूंगी। राजलक्ष्मी की बात सुनकर प्रीति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो कहती है, क्या सच में ये इतना आसान होगा। बदले में राजलक्ष्मी सिर्फ अपनी पलकें झपकाकर हाँ कह देती है। हल्की फुल्की बातचीत करने के बाद दोनों प्रीति के कैबिन में चली जाती हैं। थोड़ी ही देर बाद लक्ष्य श्वेता को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। प्रीति अपने कैबिन में बेचैन होकर इधर से उधर घूम रही थी। राजलक्ष्मी अपनी जगह पर बैठे बैठे बीच बीच में अपनी निगाहें उठाकर प्रीति को देखती और फिर मुस्कुराकर दोबारा से अपने काम में लग जाती। राजलक्ष्मी इस वक्त अपने मरीजों की रिपोर्ट्स को फाइलों में पढ़ रही थीं, साथ साथ में उन पर ज़रूरी कमेंट्स भी लिखती जा रही थीं। तभी प्रीति का ध्यान अपने कैबिन के शीशे से सामने की ओर दृश्य पर चला जाता है। उसे सामने से चली आ रही श्वेता और उसके साथ साथ चलता हुआ लक्ष्य दिखाई देता है। साथ ही उनके पीछे पीछे चलते हुए बॉडीगार्ड्स भी उन्हें दिखाई देते हैं। प्रीति झट से जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है और राजलक्ष्मी से कहती है, राजदी, ही इज सो स्मार्ट, व्हाट अ मस्कुलर बॉडी। राजलक्ष्मी हैरानी से प्रीति की तरफ देखती हैं और ये समझने की कोशिश करती हैं कि वो किसके बारे में बात कर रही है। इसके पहले कि वो कुछ बोल पाती, दरवाजे पर कुछ आहट महसूस होती है। लक्ष्य कैबिन का दरवाज़ा खोलता है और श्वेता को पहले अंदर जाने के लिए अपने हाथ का इशारा करता है। श्वेता के अंदर आ जाने के बाद वो भी पीछे पीछे अंदर आ जाता है। उन दोनों को साथ में अंदर आते हुए देखकर राजलक्ष्मी तुरंत ही समझ जाती हैं कि डॉक्टर प्रीति लक्ष्य की तारीफ कर रही थीं। उन दोनों को अंदर आते हुए देखकर प्रीति ऐसी प्रतिक्रिया देती है जैसे कि उसे उनके आने की कोई खबर ना हो। उसके बाद वो अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और कैसी हो श्वेता कहते हुए श्वेता के गले लग जाती है। फिर धीरे से श्वेता के कान में कहती है, व्हाट अ हैंडसम मैन, तुम्हारा इनके प्यार में पड़ जाना किसी भी एंगल से गलत नहीं। प्रीति की बात सुनकर श्वेता के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ लालिमा भी आ जाती है। वह धीरे से अपना हाथ श्वेता के हाथ में कोहनी पर दे मारती है, फिर उससे अलग होते हुए बिना कुछ कहे पीछे हट जाती है। इसके बाद लक्ष्य जेंटलमैन की तरह हेलो डॉक्टर प्रीति कहता है। प्रीति अपना हाथ आगे कर देती है। लक्ष्य प्रीति से हाथ मिलाने के बाद राजलक्ष्मी की तरफ देखता है। प्रीति कहती है, यह डॉक्टर राजलक्ष्मी हैं, बेहद अनुभवी और काबिल। लक्ष्य राजलक्ष्मी से हेलो डॉक्टर कहता है। उसके बाद प्रीति लक्ष्य और श्वेता को बैठने के लिए इशारा करती है। श्वेता प्रीति से पूछती है, अनिका दी कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था कि उन्हें अपने साथ लेकर आना, वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? प्रीति जवाब देती है, दरअसल बात ये है कि मैंने उन्हें अपने साथ लाने के लिए मना लिया था। वहाँ वो आ भी रही थी, लेकिन अचानक से उन्हें कोई ज़रूरी काम आ गया और वो मारवा हाउस के मेन गेट पर आकर गाड़ी से बाहर उतर गईं। आई एम सो सॉरी श्वेता, बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम उन्हें ज़रूर अपने साथ ले आऊंगी। यह सुनकर जितनी हताश श्वेता हो गई थी, उसे कहीं ज्यादा बुरा लक्ष्य को लग रहा था। अनिका से मिलने के लिए लक्ष्य ने मन ही मन अच्छा खासा होमवर्क किया था, लेकिन इस वक्त वो सब बेकार हो गया था। वो चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके अनिका से मिलकर उसे समझा और मना सके, ताकि उसके और श्वेता के बीच की दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं।
अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई गोल्ड अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से निकल गई हो। अभी लक्ष्य अपने मन ही मन ये सब सोच ही रहा था कि तभी प्रीति लक्ष्य की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे तो हम सभी टेस्ट नए सिरे से करवाएंगे ताकि हमें पैर की कट सिचुएशन पता चल सके, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप इसकी हिस्ट्री हमारे साथ शेयर करें। यदि आप इसकी पुरानी रिपोर्ट्स अपने साथ लाए हों तो उससे हमें केस को समझने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। प्रीति की बात सुनकर लक्ष्य अपने फ़ोन पर एक मैसेज टाइप कर देता है। तभी एक बॉडीगार्ड एक फाइल लेकर अंदर आ जाता है और लक्ष्य के हाथ में देकर वापस बाहर चला जाता है। लक्ष्य जैसे ही फाइल डॉक्टर प्रीति की तरफ बढ़ाता है तभी डॉक्टर राजलक्ष्मी अपना हाथ आगे करके फाइल ले लेती हैं। फिर वो धीरे धीरे पूरी हिस्ट्री चेक कर लेती हैं और उसके बाद प्रीति के हाथ में फाइल देते हुए कहती हैं, डॉक्टर प्रीति, मुझे लगता है कि एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ पैर को पहले जैसी सिचुएशन में नहीं लाया जा सकता। अब आप एक बार खुद इसकी हिस्ट्री देख लीजिए। प्रीति धीरे धीरे पेज पलटना शुरू करती है। फिर राजलक्ष्मी की तरफ देखते हुए कहती है, आप सही कह रही हैं, ये एलोपैथी से संभव नहीं होगा। राजलक्ष्मी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, हम इस मामले में आयुर्वेदिक उपचार के साथ जा सकते हैं। प्रीति कहती है, बिल्कुल सही कहा, उससे इसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। राजलक्ष्मी प्रीति से पूछती हैं, क्या मैं सभी टेस्ट लिख दूं जिनसे हमें चोट की वर्तमान स्थिति का पता लगा सके, क्योंकि ये इंजरी काफ़ी पुरानी है, इसीलिए नई रिपोर्ट का होना बेहद ज़रूरी है। प्रीति कहती है, हाँ डॉक्टर राजलक्ष्मी, आप सही कहती हैं, बिना वर्तमान स्थिति को देखे हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लिख दीजिए, हमें जिन जिन टेस्ट की रिपोर्ट की ज़रूरत है वो सभी लिख दीजिए। डॉक्टर प्रीति और डॉक्टर राजलक्ष्मी की बातें सुनकर लक्ष्य मन ही मन खुश होता है। अब इसी बहाने श्वेता जी के साथ पूरा दिन बीत जाएगा। आज अनिका जी से मुलाकात नहीं भी हुई थी, लेकिन श्वेता का साथ तो पूरा दिन का था, ये भी क्या मेरे लिए कुछ कम है? तभी श्वेता राजलक्ष्मी और प्रीति से पूछती है, क्या आपको लगता है कि यह ठीक हो सकता है? हेलो गाइज, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राजलक्ष्मी जवाब देती हैं, मुझे ऐसा सिर्फ लगता नहीं है, बल्कि मुझे पता है कि ये ज़रूर ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले की ही तरह। श्वेता पूछती है, क्या आप बता सकती हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर राजलक्ष्मी जवाब देती हैं, रिपोर्ट को देखकर पता चलता है कि जो समस्या हमें दिखाई दे रही है वो बोन्स में है, लेकिन जिस समस्या से मिस्टर लक्ष्य गुजर रहे हैं वो हड्डियों की वजह से नहीं है, वो नर्वस सिस्टम की वजह से है। फिर कुछ टेस्ट लिखकर एक पेपर लक्ष्य की तरफ बढ़ा देती हैं। मनाली का खंडहर किला। स्वाति मल्होत्रा के साथ ही बूढ़े बाबा स्वाति से कहते हैं, वो आपकी बेटी है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, अब बिना वजह ही गुस्सा हो रही हैं। ये वही जगह थी जिसके अंडरग्राउंड में स्वाति की मनाली वाली सीक्रेट रिसर्च लैब भी थी। इस समय रिसर्च लैब से बाहर उस खंडहर किले के एक ऊंचे से पत्थर की ओट में खड़ी होकर स्वाति मल्होत्रा दूर तक फैली हुई वादियों को लगातार देखे जा रही थीं। साड़ी पहने अपने दोनों हाथों को पीछे करके विश्राम की पोजीशन में खड़ी थीं। खुली जगह पर ठंडी बहती हुई तेज हवाओं के दबाव से उसकी साड़ी का पल्लू पकड़े होने के बाद भी हवा के साथ लहराने के लिए उसके हाथों से छूट जाना चाहता था। उसके खुले हुए बाल भी उसी दिशा में उड़ने के लिए बेकरार थे और बार बार उसके चेहरे पे जाकर देखने में बाधा पैदा कर रहे थे। इस वक्त स्वाति के दोनों भौहों के बीच सिकुड़न दिखाई देती है, जो गुस्से की वजह से भौहें चढ़ने के कारण पैदा हुई थी। आज सालों बाद ऐसा गुस्सा स्वाति के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। बूढ़े बाबा की बात सुनकर स्वाति जवाब देती है, अपनी औलाद पर गुस्सा ही तो नहीं आता, यही तो सबसे बड़ी समस्या है, और मैं इस वक्त गुस्सा नहीं परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई पावर डोज इस्तेमाल करने की। यह कोई वरदान नहीं है, श्राप है। इस बात को वो समझती क्यों नहीं? उसे ये बात समझनी ही होगी। उसका इस्तेमाल करके मैं और करण पूरी जिंदगी हंसी खुशी साथ में रह सकते थे, अपनी बेटी को माँ बाप का प्यार दे सकते थे, पर खुद मैंने अपनी खुशी के लिए या कभी किसी अपने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया। खुशियों की जगह दर्द को गले लगाया, अपनी ममता का गला दबाया, अपने प्यार से भी अपना दामन छुड़ाया, सिर्फ इसलिए ताकि ये दुनिया सुरक्षित रहे, ये लड़की मेरी अपनी बेटी जिंदा रह सके। अगर उसकी माँ ने ये सब किया तो इसकी कोई छोटी वजह तो नहीं रही होगी ना? फिर कुछ पल रुककर दोबारा कहना शुरू करती है, जब तक वो पावर डोज की हकीकत नहीं जानती थी तब तक बात अलग थी, अब वो सब कुछ जानती है, उसके बाद भी उसने ऐसा किया, मुझे विश्वास नहीं होता। बूढ़े बाबा फिर कहते हैं, मैडम, वो आपकी बेटी है,
उसे एक महान चिकित्सक के गुण जन्म से ही प्राप्त हैं। बहुत लोगों को वो अपनी काबिलियत के दम पर मौत के मुंह से बाहर लेकर आई है। आकाश की जान उन्होंने जरूर अपनी योग्यता के दम पर ही बचाई होगी। मेरा दिल कहता है कि अनिका बेटी ने ऐसा कोई काम नहीं किया होगा जो उन्हें नहीं करना चाहिए। स्वाति लगभग गुस्सा होते हुए कहती है, अपना अंश और वंश सबको प्यारा होता है, तुम भी उससे अनजान नहीं हो। यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। क्या जरूरत थी उसकी याददाश्त वापस ठीक करने की? अब न जाने वो अपने लिए कौन सी नई समस्या को निमंत्रण दे बैठी है।